क्या कंपाउंडिंग हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होती है? कंपाउंडिंग से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं? कंपाउंडिंग पर इन्फ्लेशन और मार्केट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट क्या होता है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहा है जबकि मिडिल क्लास दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है? तो इसका एक कारण कहीं न कहीं डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग भी है। कंपाउंडिंग आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करने की प्रोसेस है। यह फाइनेंस में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है और ये आपके फेवर में भी काम कर सकती है और आपके अगेंस्ट भी। अगर आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं तो कंपाउंडिंग आपको तेजी से वेल्थ बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन आप अगर डेट में हैं तो कंपाउंडिंग के कारण इस डेट से निकलना कठिन हो जाएगा। जिस तरह जब मार्केट ऊपर जाने पर आपके गेन्स कंपाउंड होते हैं, उसी तरह मार्केट डाउन जाने पर आपको होने वाले लॉसेस भी कंपाउंड होते हैं। तो जहां मार्केट के ऊपर जाने पर कंपाउंडिंग सिग्निफिकेंट गेन्स जनरेट कर सकती है, वहीं मार्केट के नीचे जाने पर ये इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट काम कर सकती है। ये क्रिप्टो करेंसी जैसी वोलेटाइल एसेट्स में क्लियरली देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने जनवरी 2017 में बिटकॉइन में $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जब बिटकॉइन $1,000 पर ट्रेड कर रहा था। दिसंबर 2017 तक इसकी कीमत लगभग $20,000 तक पहुंच चुकी थी, जिससे लोगों को लगभग 2000% का रिटर्न मिला। इसलिए अगर आपने 2017 के शुरुआत में बिटकॉइन में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो साल के एंड तक आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $2 लाख तक बढ़ गई होती। हालांकि अगले ही साल बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू का 80% से ज्यादा लूज कर दिया था और उसकी वैल्यू दिसंबर 2018 में गिरकर $3,000 हो गई थी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा होता तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $2 लाख से घटकर लगभग 40,000 हो गई होती, जिससे आपके गेन्स का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया होता। कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको तब हो सकता है जब कीमतें लगातार बढ़ती ही रहे। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कीमतें बढ़ती घटती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप पैसा बनाते भी हैं और फिर लॉस भी होता है, जिसका असर सीधे तौर पर एवरेज रिटर्न्स पर पड़ता है। इसलिए अस्थिरता जितनी अधिक होगी, कंपाउंडिंग में गिरावट उतनी ही ज्यादा होगी। अस्थिरता कंपाउंडिंग के मैजिक को खत्म कर देती है। किसी एसेट द्वारा एक गिवन पीरियड में जनरेटेड रेंज ऑफ रिटर्न्स को डिस्पर्सन ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसी वोलेटाइल एसेट्स में डिस्पर्सन ऑफ रिटर्न्स बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2017 में बिटकॉइन ने लगभग 2000% का रिटर्न जनरेट किया था, लेकिन 2018 में इसकी वैल्यू 80% से अधिक गिर गई थी। रिटर्न्स का ये वाइड डिस्पर्सन इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट गेन्स और लॉसेस का कारण बन सकता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कब मार्केट में इंटर और एग्जिट करते हैं। लॉसेस के बारे में जो चीज ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते या इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि जब मार्केट गिरता है तो नेगेटिव रिटर्न्स का इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर वापस पहुंच पाना बहुत कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ₹100 का शेयर अपनी 50% वैल्यू लूज कर जाता है तो उसे अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आने के लिए अपने करंट वैल्यू का 100% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। और अगर वह शेयर 70% लूज कर जाता है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक, यानी कि अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर आने के लिए 233% रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। ये दिखाता है कि नेगेटिव रिटर्न्स कंपाउंड होकर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं, जिससे समय के साथ बड़ा नुकसान होता है, जिससे आपको अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहां से आपने स्टार्ट किया था उस पर पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव रिटर्न्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव रिटर्न्स की तुलना में ज्यादा होता है। आइए एक सिनेरियो देखते हैं। तो जहां सरफेस पर एवरेज एनुअल रिटर्न्स के आधार पर ऐसा लगता है कि भले ही दोनों पोर्टफोलियोज ने बहुत ही अलग अलग रिटर्न्स जनरेट किए, पर दोनों लास्ट में एक ही स्थान पर पहुंच गए। लेकिन एंड रिजल्ट देखें तो रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से डिफरेंट है। जैसे अगर पोर्टफोलियो ए ₹100 से शुरू होता है और 10% रिटर्न अर्न करता है, तो आपके पास एंड में ₹110 होंगे। अगर आप अगले साल 10% लूज कर देते हैं तो आपको वास्तव में ₹10 नहीं बल्कि ₹11 का लॉस होगा, जिससे आपके पास ₹99 बचेंगे। और अगर सेम मैथ हम पोर्टफोलियो बी में भी लगाएं तो एंड रिजल्ट ₹75 होगा। इसीलिए जब वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग का रूल नंबर 1 ये है कि नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 ये है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, तो उनके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट होता है। उनका मतलब ये नहीं होता कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में गिरावट नहीं आनी चाहिए, बल्कि खराब परफॉर्म करने वाले फंड से गलत समय पर एग्जिट लेके किसी और जगह इन्वेस्ट करने से आप नेगेटिव कंपाउंडिंग का शिकार हो सकते हैं और कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर सकती है। आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फोर्स है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मोस्ट मिसअंडरस्टूड, मिसरिप्रेजेंटेड और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है। कंपाउंडिंग से होने वाले फायदे तो आप सबको पता होंगे, लेकिन आमतौर पर जो बात आपको पता नहीं होगी वो ये है कि कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग हमेशा फायदेमंद नहीं होती, वो कभी कभी आपके खिलाफ भी काम कर सकती है और आपके फाइनेंसेस पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती है। आइए अब ऐसे 3 सिनेरियोज देखते हैं जहां पर कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जहां कंपाउंडिंग वेल्थ ग्रो करने के लिए एक पावरफुल फोर्स है, पर जब डेट की बात आती है तो इसकी एक पोटेंशियल डार्क साइड भी होती है। अगर आपने डेट ले रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, खास करके क्रेडिट कार्ड या कुछ हाई इंटरेस्ट डेट के केस में ऐसा होता है। कंपाउंडिंग तब काम करती है जब आप इंटरेस्ट इनकम को विड्रॉ नहीं करते बल्कि उसे फर्दर इनकम अर्न करने के लिए छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट करते हैं और ये आपके फेवर में वर्क करता है, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जैसे कि लोन या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज में होता है, तब कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर सकती है। तो जब आप कम ईएमआई वाले लंबे पीरियड के लोन की तलाश करते हैं तो ये आपको कंपाउंडिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि एक लंबे समय तक आपकी ईएमआई का मेजर पोर्शन खाली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज होता है, और अगर आप समय पर अपने ड्यूज की पेमेंट नहीं करते हैं तो ड्यू अमाउंट और अनपेड अमाउंट भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, और इससे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बढ़ता जाता है, और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, और फिर आपको बढ़े हुए प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऐसा आपके क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में होता है, या फिर जब आप किसी लोन की ईएमआई मिस कर देते हैं तो होता है। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड पर अनपेड बैलेंसेस रखने की कॉस्ट और बढ़ते इंटरेस्ट कॉस्ट को तो जानते हैं, लेकिन बात जब ईएमआई की आती है तो आज भी लोग लॉन्ग टर्म में कम ईएमआई की तलाश करते हैं, बिना ये सोचे कि लॉन्गर पीरियड वाले इस लोन में उन्हें इंटरेस्ट के रूप में कितना अधिक पैसा भरना पड़ेगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड आमतौर पर डेली कंपाउंडिंग का यूज करते हैं, इससे पेमेंट ड्यू पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20% के इंटरेस्ट रेट के साथ 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बैलेंस है। अगर आप खाली मिनिमम पेमेंट करते हैं तो बाकी बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, और यही कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करने लगती है। और जैसे ही इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल डेट अमाउंट में जुड़ता जाता है तो अब आप न केवल प्रिंसिपल बल्कि जुड़े हुए इंटरेस्ट अमाउंट पर भी इंटरेस्ट भरेंगे, और आपका 50,000 कब बढ़कर 55 या 60,000 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे ये साइकिल चलती रहेगी आपके लिए डेट पे ऑफ करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आपके पेमेंट का मेजर पोर्शन इंटरेस्ट रीपेमेंट में यूज होता रहता है, जिससे प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर पाना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जहाँ सेविंग और इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग एक फ्रेंड होती है, वहीं हाई इंटरेस्ट डेट में ये किसी दुश्मन की तरह नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग और डेट को कैसे प्रभावित करता है, ताकि आप सोच समझकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। मिडिल क्लास खास तौर पर डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग का शिकार होता है। कई मिडिल क्लास फैमिलीज डेट साइकिल में फंसी हुई हैं और वह अपने क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट का पेमेंट कर रही होती हैं। ये हाई इंटरेस्ट डेट दीमक की तरह उनकी सेविंग्स को खत्म कर रहा है। इससे उनके लिए ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाना जिनकी वैल्यू बढ़ती है नामुमकिन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग कंपाउंडिंग के पॉजिटिव साइड का फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अधिक पैसा है और वो अक्सर ऐसे एसेट्स में अपना पैसा लगाते हैं जिनका रिटर्न अधिक होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी वेल्थ समय के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। तो आइए अब हम अपना दूसरा फैक्टर समझते हैं, जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ मनी पर इसका इफेक्ट एक और तरीका है जिससे कंपाउंडिंग आपके कॉर्पस अमाउंट को कम करती जाती है। हर साल मनी की वैल्यू पिछले साल की तुलना में इन्फ्लेशन के रेट से कम हो जाती है। तो जो चीज आप आज 1,000 रुपए की ले सकते हैं, अगले साल वो 1,000 रुपए की नहीं मिलेगी। जैसे अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो सेम चीज लेने के लिए आपको 1,050 रुपए देने पड़ेंगे। तो 5% इन्फ्लेशन का मतलब है कि सेम एक्सपेंस के लिए आपको 15 साल में 107% से ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो लोग ये तो समझ जाते हैं कि समय के साथ पैसे की वैल्यू गिरती जाती है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन करने में वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। खासकर जब बात उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की आती है तो अधिकांश लोग रिटायरमेंट प्लान लेते टाइम शुरुआत में तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट कंसिडर करते हैं, पर ड्यूरिंग द ईयर वो इसे भूल जाते हैं। और जब वो रिटायर होते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लेशन ने उनके रिटायरमेंट कॉर्पस पर काफी बड़ा प्रभाव डाला है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। समय के साथ इन्फ्लेशन आपके पोर्टफोलियो पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। इससे बचने के लिए आपको प्रोफेशनल्स से कंसल्टेशन के साथ साथ 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको अपने पैसों को स्टॉक के साथ साथ डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। असेट्स आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन आपको लॉसेस से प्रोटेक्शन और रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। दूसरा, आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे डाल सकते हैं। हालांकि इनमें रिटर्न्स स्टॉक्स की तुलना में कम होते हैं, पर रिस्क भी कम होता है। आइए अब हम अपने तीसरे पॉइंट यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर चलते हैं। तो कंपाउंडिंग की नेगेटिव साइड आप तब भी देख सकते
करते हैं जब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई कॉस्ट, फीस और टैक्सेस पे करते हैं। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर हाई कॉस्ट और टैक्सेस पे करते हैं तो ये आपके द्वारा इन्वेस्ट की जाने वाले अमाउंट को कम कर देता है, जिसके कारण आपके पास कंपाउंड और ग्रो करने के लिए लेस फंड बचता है। इन कॉस्ट्स का इफेक्ट करंट पीरियड में भले ही कम लगे, लेकिन लंबे समय में इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इफेक्ट आपके कुछ सालों की इनकम के बराबर हो सकता है। आइए इसे हम 3 दोस्तों राम, श्याम और हरि के एग्जाम्पल से देखते हैं। तीनों 35 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करते हैं और तीनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। तीनों हर साल 1 लाख रुपए 7% के रेट से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कई वर्ष बीतने के बाद 65 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद सब मिलते हैं और अपनी सेविंग्स को कंपेयर करते हैं और तीनों के रिटर्न्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो इसका कारण जानने के लिए तीनों ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखते हैं और उन्हें ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि वो जो फीस पे कर रहे थे वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। राम 1% की फीस दे रहे थे, श्याम 2% और हरि 3% की एनुअल फीस पे कर रहे थे। डिफरेंस वैसे तो मामूली 1 से 2% फीस का ही है, लेकिन फाइनल अकाउंट बैलेंस पर इसका इफेक्ट को देखकर आप भी तीनों दोस्तों की तरह हैरान रह जाएंगे। आइए देखते हैं। तो 35 साल की उम्र से 8% के रेट से 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके हरि, जो कि 3% की एनुअल फीस दे रहा था, उसके पास टोटल 32,43,400 रुपए जमा हुए। वहीं श्याम, जो कि 2% फीस के रूप में पे कर रहे थे, उनकी टोटल सेविंग 43,21,940 रुपए हुई और राम, जो कि 1% पे कर रहे थे, उनकी फाइनल सेविंग 57,43,490 रुपए हुई। तो आपने देखा, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर भी राम हरि से ऑलमोस्ट डबल अमाउंट के बराबर पैसे बचा सके। तो बस 1% का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस देखने में इतना बड़ा नहीं लगता है, पर ओवर टाइम कंपाउंड होके ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो खाली 1% आपके कई साल की सेविंग्स के बराबर का प्रभाव डाल सकता है। यही 1% का डिफरेंस आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण हो सकता है। इसी तरह ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां टैक्स को डेफर्ड किया जा सके, उसकी मैच्योरिटी तक वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि तब आपके पास कंपाउंडिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड होगा। इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, जहां टैक्स पीरियोडिकली चार्ज होता रहता है, वो आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। तो अब आपके पास कंपाउंड होने के लिए कम फंड होगा और अल्टीमेटली आपके पास लेस कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे नेगेटिव कंपाउंडिंग के इफेक्ट को कम कर वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सारे डेट्स को पे आउट कर देना चाहिए और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपका पैसा बढ़ता रहे, जैसे कि स्टॉक्स या रियल एस्टेट, और अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट करते रहें ताकि कंपाउंडिंग हो सके। दूसरा, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा अर्न कर सके ताकि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। और तीसरा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां कॉस्ट या फीस कम हो और टैक्सेस मैच्योरिटी पर लगे। वेल्थ क्रिएट करना आसान है अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सके और नेगेटिव कंपाउंडिंग को अवॉइड कर सके। तो इसी के साथ ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।